दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। ये मजेदार यूरोपियन फिल्म आप लोगों का मनोरंजन भी करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कई सालों पहले इंग्लैंड के राजा पैट्रिक का महल दिखाया जाता है, जहाँ उनकी रानी को पहला पुत्र होने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा होता है। इसी दौरान घोड़े पर सवार एक रहस्यमयी महिला महल की ओर बढ़ती है। उसके हाथ में एक नवजात बच्चा होता है, जिसे वो चुपचाप सबकी नजरों से बचकर महल के गेट के सामने रख देती है और कहती है, लोग महल में राजकुमार के पैदा होने पर जश्न मना रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि यहाँ के राजा तो तुम ही बनोगे। कुछ देर बाद जब सैनिकों को वो अनाथ बच्चा दिखता है तो वो उसे राजा के पास ले जाते हैं। राजा पैट्रिक कहते हैं, आज खुशी का दिन है, हमारे घर बेटे का जन्म हुआ है, पर अगर ये बच्चा अनाथ है तो हम इसे भी गोद ले रहे हैं। जैसे हमने अपने बेटे का नाम मैक्स रखा है, उसी तरह हम इसका नाम डेविड रखेंगे। इसके कुछ सालों बाद राजा बुरी तरह बीमार हो जाते हैं। ऐसे में वो दोनों नाबालिग लड़कों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा, इसीलिए अब से तुम दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी, पर मैं मैक्स से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर मंत्री डेविड को कमरे से बाहर ले जाता है। अब राजा मैक्स से कहते हैं, मेरे मरने के बाद राजगद्दी तुम्हें ही संभालनी है, इसलिए हमेशा जो भी फैसला लेना वो बहुत सोच समझ कर लेना। मैक्स पूछता है, लेकिन आप मुझे राजा क्यों बना रहे हैं और डेविड को नहीं? राजा कहते हैं, मैं उसे भी प्यार करता हूँ, पर क्योंकि तुम मेरे बेटे हो इसलिए मेरी श्रापित राजगद्दी पर तुम ही बैठोगे। मैक्स पूछता है, कैसा श्राप? तो राजा उसे सामने के कमरे में भेजते हैं। उस कमरे के दीवार पर एक औरत की तस्वीर बनी होती है। मैक्स पूछता है, ये औरत कौन है? राजा कहते हैं, तुम्हारी माँ के मिलने से पहले मेरा इस औरत से लगाव हो गया था, लेकिन मुझे उसमें कुछ गड़बड़ दिखी, इसीलिए मैंने उससे शादी नहीं की। इससे नाराज होकर उसने मुझे श्राप दिया कि जिस भी लड़की या औरत का हमारे खानदान से रिश्ता होगा उसे बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी और उसका अंत बहुत बुरा होगा। मैक्स पूछता है, क्या इसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी होगा? राजा कहते हैं, हाँ, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे बेटों की बेटियां, इस श्राप का असर उन सब पे होगा, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह इस श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। मैक्स पूछता है, तो क्या इसी सब वजह से मेरी माँ मारी गई? राजा कहते हैं, हाँ। इसके कुछ ही देर बाद राजा की मौत हो जाती है। मंत्री महल की खिड़की से बाहर इकट्ठा हुई जनता को इस दुखद खबर की सूचना देता है, तो जनता दुख प्रकट करने के लिए राजकुमार मैक्स के सामने सिर झुकाने लगती है। लोगों की इस भीड़ के बीच में ही डेविड भी खड़ा होता है। उसी दौरान उसे महल के गेट पर छोड़ने वाली रहस्यमयी औरत वहां आती है और उससे कहती है, देखो, तुम्हारा किसी को ध्यान तक नहीं है और मैक्स को राजा बना दिया गया है, लेकिन तुम मुझसे बेहतर हो और राजा तुम्हें ही बनना चाहिए, इसीलिए हार मत मानना। फिर जब भीड़ बाहर जाने लगती है तो डेविड उस औरत से पूछता है, तुम कौन हो और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? औरत कहती है, मेरा नाम अमांडा है और मैं राज्य की सीमा पर स्थित एक रहस्यमयी पहाड़ी गुफा में रहती हूँ। डेविड पूछता है, पर तुम राजा बनने में मेरी मदद कैसे कर सकती हो? अमांडा कहती है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी शक्तियों पर कंट्रोल करती हूँ जिसके बारे में साधारण इंसानों को नहीं पता, और समय आने पर तुम्हें इसका पता चल जाएगा। इसके अगले दिन जब मैक्स का राज्याभिषेक किया जा रहा होता है तो वो मंत्री से पूछता है, डेविड कहाँ है? ये सुनकर डेविड खंभे की आड़ से उसके सामने आता है और कहता है, काश हमारे पिता जिंदा होते। इस पर मंत्री कहता है, वो तुम्हारे पिता नहीं थे, उन्होंने तुम्हें गोद लिया था, और अब क्योंकि मैक्स यहाँ का राजा है इसीलिए तुम्हें राजा की तरह ही मैक्स का सम्मान करना चाहिए। पर क्योंकि मैक्स साफ दिल का होता है इसीलिए वो डेविड को सम्मान देने के लिए अपने पास वाली कुर्सी पर बिठाता है और मंत्री से कहता है, मैं भले ही राजा क्यों न बन गया हूँ, पर हम दोनों का भाईचारा पहले जैसा ही रहेगा। हालांकि डेविड मैक्स की दरियादिली से प्रभावित नहीं होता और उसे मैक्स के राजा बनने से बहुत ईर्ष्या हो रही होती है। इसके बाद रात होने पर जब मैक्स कमरे में बनी श्राप देने वाली औरत की तस्वीर देखकर सोने चला जाता है तो डेविड भी उस तस्वीर को ध्यान से देखता है, जिससे कि उसे पता लग जाता है कि ये वही औरत है जो उससे मिलने आई थी। इसके बाद 35 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। मार्टिन नाम का एक नेकदिल लुहार अपना व्यापार न चला पाने की वजह से राजा मैक्स के राज्य की ओर आ रहा होता है। इस दौरान रास्ते की दुर्गम पहाड़ियों के पास एक बूढ़े को बैठे देखकर वो उससे पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बूढ़ा कहता है, मैं देख नहीं सकता, मेरे पिंजरे से एक कीमती पत्थर गिर गया है, क्या तुम उसे ढूंढ दोगे? तो मार्टिन उन्हें उनका पत्थर ढूंढ कर दे देता है और पूछता है, आपने इस पिंजरे में क्या ढक रखा है? बूढ़ा कहता है, इसमें एक जादुई पक्षी है, ऐसे जादुई पक्षी
दुनिया में सिर्फ दो ही हैं। जब ये गाता है तो लोगों को खुशी का एहसास दिलाता है। ये कहकर वो पिंजरे से काला कपड़ा हटा देता है। कपड़े के हटते ही चिड़िया गाने लगती है और उसके गाने से मार्टिन को ऐसा खुशनुमा एहसास होता है जैसे कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया हो। हालांकि थोड़ी ही देर में बूढ़ा फिर से पिंजरे को काले कपड़े से ढक देता है, जिससे कि चिड़िया गाना बंद कर देती है। ये देखकर मार्टिन उससे कहता है, ये तो सच में कमाल की चिड़िया है। बूढ़ा कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा, इससे इंसान के जीवन में कोई असली खुशी या बदलाव नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसे मानसिक स्तर पर खुशी महसूस होती है। इसी वजह से मैं इसे जादुई काले कपड़े से ढक कर रखता हूँ। मार्टिन पूछता है, और इस कपड़े में क्या खास है? बूढ़ा कहता है, ये कपड़ा चिड़िया के गाने को कंट्रोल कर सकता है और ये किसी जगह विशेष में रात की तरह अंधेरा भी कर सकता है। अब क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए ऐसे ही एक कपड़ा मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ। तो मार्टिन उस कपड़े को ले लेता है। बूढ़ा उससे कहता है, अगर तुम नीचे राजा मैक्स के नगर बाजार की तरफ जा रहे हो तो मुझे भी वहाँ छोड़ दो। ये सुनकर मार्टिन उसे सहारा देकर बाजार की ओर ले जाने लगता है। अगले सीन में राज्य का बाजार दिखाया जाता है, जहाँ ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही होते हैं और पुरुषों की संख्या बहुत कम होती है। इसी बाजार में बाहर से आया हुआ घड़ी बनाने वाला एक कारीगर बॉब भी अपना स्टॉल लगाकर बैठा हुआ होता है, पर उसको घड़ी बनाना ठीक से नहीं आता। ऐसे में जब वो एक लड़की की घड़ी बनाने की कोशिश करता है तो उसकी घड़ी बनने की बजाय पूरी तरह खराब हो जाती है। इससे नाराज होकर वो लड़की उससे हर्जाना वसूल करती है। अब क्योंकि बॉब को इस काम में फायदे की बजाय घाटा हो जाता है, इसीलिए वो इस काम को बंद करके बाजार में घूमने लगता है। उसी समय बाजार में एक व्यापारी के गाड़ी का पहिया जमीन में धंस जाता है, तो इत्तेफाक से वहां पहुंचा हुआ मार्टिन ये देखकर वो पहिया निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे अकेले वो पहिया नहीं निकल पा रहा होता। जब वहां घूम रहा बॉब ये सब देखता है तो वो भी मार्टिन की मदद करता है, जिससे कि गाड़ी का पहिया गड्ढे से निकल जाता है। हालांकि इसके बाद व्यापारी बिना उन लोगों को धन्यवाद दिए ही वहां से आगे बढ़ जाता है। इस पर बॉब मार्टिन से कहता है, इस राज्य में कुछ तो अजीब है, यहाँ के ज्यादातर लोग दुखी दिखाई देते हैं और धन्यवाद भी नहीं देते। इस पर मार्टिन उससे पूछता है, क्या तुम भी मेरी तरह बाहर से आए हुए हो? बॉब कहता है, हाँ, घड़ी बनाना मेरा खानदानी पेशा था, पर मैं वो भी ठीक से नहीं सीख पाया। इस पर अंधा बूढ़ा बॉब से कहता है, लेकिन तुमने हिम्मत से उस गाड़ी वाले की मदद की है, इसीलिए ये यंत्र रख लो। इसके जरिए तुम किसी भी घड़ी की समस्या का झट से पता लगा सकते हो। तो बॉब वो यंत्र ले लेता है, जबकि बूढ़ा बाजार में आगे बढ़कर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। इधर बॉब और मार्टिन दोनों एक साथ एक सराय में कुछ खाने पीने के लिए आते हैं। हालांकि वहाँ का माहौल भी उदासी भरा हुआ होता है। जूस पीते वक्त बॉब मार्टिन से कहता है, इस राज्य में हर कोई मायूस और उदास क्यों नजर आता है? मार्टिन कहता है, पता नहीं। इसके अगले सीन में बाजार में मौजूद एक बेईमान बेकरी वाले को दिखाया जाता है। उसकी आवाज सुनकर बूढ़ा उसके पास से बन खरीदने जाता है, लेकिन बेकरी वाला उससे बेईमानी करते हुए एक बन के लिए 2 सिक्के मांगता है। इस पर बूढ़ा उससे कहता है, कल तक तो एक बन 1 सिक्के का मिलता था, आज तुम 2 सिक्के क्यों मांग रहे हो? मेरे पास तो एक ही सिक्का है। इस पर बेकरी वाला कहता है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जितने सिक्के में बेचूं। उसकी बात सुनकर बूढ़ा वापस जाने लगता है। ये देखकर बेकरी वाला उससे कहता है, अगर तुम एक सिक्के के साथ साथ अपना ये पिंजरा भी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें एक बन दे सकता हूँ। बूढ़ा कहता है, नहीं, ये पिंजरा बिकाऊ नहीं है, क्योंकि इसमें एक जादुई चिड़िया है। इन दोनों की ये सभी बातें कहीं दूर से आई हुई एक लड़की जिनी छिपकर सुन रही होती है। वहीं बूढ़ा पिंजरे के ऊपर से काला कपड़ा हटाता है, जिससे कि चिड़िया गाने लगती है और उसे सुनने वालों को खुशी का एहसास होने लग जाता है। ये एहसास सराय में बैठे लोगों के साथ साथ मार्टिन और बॉब को भी होता है। हालांकि फिर थोड़ी ही देर में बूढ़ा जैसे ही पिंजरे को ढकता है, लोग पहले की तरह ही दुखी हो जाते हैं। अब सराय में बैठी लड़की बॉब से कहती है, तुम लोगों को इस श्रापित राज्य से चले जाना चाहिए। इधर बाजार में लालची बेकरी वाला अपने सिक्कों की पोटली लेकर बूढ़े के पीछे लग जाता है और उससे कहता है, मैं जादुई पक्षी हर हाल में खरीदना चाहता हूँ। लेकिन बूढ़ा उसे किसी भी कीमत पर वो पक्षी नहीं बेचता। तो बेकरी वाला बूढ़े को धमकी देते हुए कहता है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। दूसरी ओर जिनी नाम की वो लड़की मौका देखकर लालची दुकानदार के दुकान से एक बन चुरा लेती है और उसे ले जाकर बूढ़े को देते हुए कहती है, आप इसे खा लीजिए। बूढ़ा वो बन अपने हाथ में लेकर उससे कहता है, तुम नेक दिल लड़की हो, पर क्या तुमने इसे खरीदा है? लड़की कहती है, नहीं, क्योंकि एक तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रोजगार की तलाश में हूँ, दूसरा वो बेकरी वाला इस लायक नहीं है कि उससे कुछ भी खरीदा जाए। बूढ़ा कहता है, मैं तुम्हारी दरिया दिली की कद्र करता हूँ, इसीलिए तुम ये पिन लो। जब भी तुम इसे अपने खून से छूकर कोई भी इच्छा जाहिर करोगी, तब तुम्हारी वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी, पर इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार मुसीबत में पड़ने पर ही किया जा सकता है। तो जिनी वो पिन लेकर अपने बाल में लगा लेती है। इसी बीच बाजार में घूम रहे मार्टिन और बॉब भी बूढ़े के पास आ जाते हैं। वहीं जिनी बूढ़े से कहती है, आप जाते वक्त अपना ये पिंजरा भूल
ढूंढ रहे थे। बूढ़ा कहता है कुछ लोग हैं जो इसे लेना चाहते हैं, इसीलिए अब मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी बेकरी वाला कुछ सैनिकों के साथ उन लोगों के पास आता है और जिनी को उनसे पकड़वाते हुए कहता है, तुमने मेरे दुकान से बन चुराया है। ये राजा मैक्स के सबसे करीबी डेविड के सैनिक हैं। मैंने उनसे शिकायत की थी, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। ये सब देख रहे बॉब और मार्टिन उस अनजान लड़के जिनी को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तो बेकरी वाला लड़की के हाथ से पिंजरा छीन लेता है और सैनिकों से उन दोनों को भी पकड़ लेने के लिए कहता है। तो अब सैनिक इन तीनों को पकड़कर जबरदस्ती खींचते हुए महल में डेविड के सामने ले जाते हैं, जहाँ डेविड का अंगरक्षक तीनों से कहता है इनके सामने झुको, क्योंकि राजा मैक्स के सारे फैसले यही लेते हैं और यही निर्णय करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो तीनों मजबूरी में उसके आगे झुक जाते हैं, जबकि बेकरी वाला डेविड को ढका हुआ पिंजरा देकर कहता है, मालिक इसमें वही जादुई पक्षी है जिसके बारे में कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। तो घमंडी डेविड उसके हाथ से पिंजरा लेकर नीचे एक सिक्का फेंकता है, जिसे उठाकर लालची बेकरी वाला वहाँ से बाहर निकल जाता है। जबकि डेविड पिंजरे को रखकर तीनों से कहता है, इस लड़की ने चोरी की और तुम दोनों ने इसे बचाना चाहा, इसीलिए तुम तीनों को ही सजा मिलेगी। पर अगर तुम लोग एक काम कर सको तो तुम्हारी सजा माफ की जा सकती है। मार्टिन पूछता है, कैसा काम? तो डेविड उन तीनों को अपने मुंह बोले भाई राजा मैक्स के दरबार में पेश करवाता है और उनसे कहता है, उम्मीद है जो काम कोई नहीं कर पाया वो तीनों जरूर करेंगे। ये तीनों ज्वालामुखी के पास वाली रहस्यमय गुफा में जाकर आपकी बेटी को डायन के चंगुल से मुक्त करा के वापस ले आएंगे। ये कहकर वो मार्टिन के हाथ में सिक्कों की एक थैली फेंकता है। मार्टिन कहता है, ऐसा खतरनाक काम हमने कभी नहीं किया, फिर आखिर हम ये सब कैसे करेंगे? बॉब कहता है, हाँ, राजा खुद अपनी सेना भेजकर ये सब क्यों नहीं करवा लेते? उनकी बातें सुनकर पैरों से विकलांग हो चुका राजा मैक्स अपने सेवकों के सहारे से उनके सामने आता है और कहता है, मेरी बेटी 17 साल की है। एक दुष्ट शक्तियों वाली औरत ने हमारे राज्य को दुखी रहने का श्राप दिया और मेरी इकलौती बेटी को अपने रहस्यमय गुफा में उठा ले गई। मैंने अपनी आधा से ज्यादा सेना उसे लाने के लिए भेजी, पर उस दुष्ट की माया की वजह से कोई भी वहाँ से वापस नहीं लौट पाया। मेरे राज्य के कई पुरुष भी इस प्रयास में वहाँ गए, पर वो सब भी वहीं रह गए। ऐसा कहा जाता है कि कोई साफ नियत वाला ही उस दुष्टा को हराकर मेरी बेटी को मुक्त करा सकता है, इसलिए अगर तुम लोग उसे ले आने में कामयाब रहे तो मैं तुम लोगों को मुंहमांगा इनाम दूंगा। तीनों ही अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन सजा की डर से वो इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि डेविड एक अलग ही चाल चल रहा होता है, इसीलिए वो उन लोगों पर नजर रखने के लिए उनके साथ कुछ सैनिकों को भी भेज देता है। सैनिक उन तीनों को छोटी पहाड़ी पार कराते हुए राज्य के सीमावर्ती जंगल तक ले जाते हैं, जहाँ घोड़े पर सवार डेविड का अंगरक्षक आता है और तीनों से कहता है, सामने का रास्ता इस राज्य से बाहर की ओर जाता है और बगल वाला रास्ता रहस्यमय गुफा की पहाड़ी तक जाता है। तुम लोग अपनी जान गंवाना तो नहीं चाहते होगे, इसलिए पैसों की थैली मुझे देकर राज्य से बाहर निकल जाओ, जिससे कि तुम लोगों की जान बच जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मेरे मालिक डेविड भी यही चाहते हैं। ये सुनते ही जिनी उसे पैसों वाली थैली दे देती है, जिसे लेकर अंगरक्षक सैनिकों के साथ वापस लौटने लगता है। अब बॉब और जिनी तो राज्य से बाहर जाने वाले रास्ते पर बढ़ने लगते हैं, पर मार्टिन राजकुमारी को आजाद कराने के लिए गुफा की ओर जाने का रास्ता चुनता है। ये देखकर जिनी और बॉब उसे रोकते हुए कहते हैं, आखिर तुम एक अनजान राजकुमारी के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? जहाँ से बचकर बड़े बड़े वीर वापस नहीं लौट पाए, वहाँ से तुम कैसे बचोगे? मार्टिन कहता है, मैंने ये काम करने का वादा किया है और अगर किसी को बचाने में मेरी जान चली भी जाए तो मुझे उसका कोई गम नहीं होगा। ये कहकर वो गुफा वाले रास्ते की ओर बढ़ जाता है, जबकि बॉब और जिनी इस बात पर बहस करने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसी दौरान डेविड के सैनिक इन लोगों पर नजर रखने के लिए फिर से इधर आने लगते हैं, तो उन्हें देखकर ये दोनों भी मार्टिन के पीछे जाने का निर्णय लेते हैं। उधर मार्टिन पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तभी बॉब और जिनी भी उसके साथ हो लेते हैं। फिर पहाड़ी पार करके ये लोग एक हरे भरे मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक चट्टान पर उन्हें पहले वाला बूढ़ा अंधा आदमी मिलता है। मार्टिन उससे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा कहता है, तुम लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं है, बस ये जान लो तुम जिस रहस्यमय गुफा में जा रहे हो वहाँ अमांडा नाम की एक दुष्ट महिला का राज है। उसके पास मेरे जैसा ही एक पक्षी है, जिसके इस्तेमाल से वो लोगों को भ्रमित करती है। उसने वहाँ एक ऐसा माया जाल बना रखा है जिससे कि लोगों को उनकी रुचि के अनुसार ही भ्रमजाल दिखता है। तुम लोगों को उसके इस माया जाल से बचते हुए उसके मायाजाल को तोड़ना है, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब रहे तभी वहाँ से बचकर वापस आ पाओगे। इस जानकारी के आधार पर ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हुए पहाड़ी के नीचे की भूमिगत गुफा में दाखिल हो जाते हैं। उसी समय इन सबकी जासूसी करने के लिए डेविड का अंगरक्षक भी गुफा के द्वार पर आता है। उसे देखकर तीनों चौकन्ने होकर छिपने लगते हैं, जबकि अंगरक्षक अंदर झांकते हुए इन लोगों की खोजबीन करने में लगा हुआ होता है। खतरा देखकर मार्टिन बूढ़े द्वारा दिए गए काले कपड़े का इस्तेमाल करते हुए अपने साथ ही अपने दोनों साथियों को भी ढक देता है, जिससे कि वहाँ घना अंधेरा हो जाता है और अंगरक्षक मसाल जलाकर भी उन्हें नहीं ढूंढ पाता। अब जब अंगरक्षक को ये विश्वास हो जाता है कि तीनों अंदर नहीं है, तो वो वहाँ से वापस लौट जाता है।
इधर अंधेरी गुफा के अंदर मसाल जलाकर मार्टिन और उसके साथी आगे बढ़ रहे होते हैं। अंदर का रास्ता बेहद संकरा और अंधकार भरा हुआ होता है, इसीलिए सभी बहुत सतर्क होकर चल रहे होते हैं। इसके अगले सीन में राजा का महल दिखाया जाता है, जहां डेविड अंगरक्षक से पूछता है क्या वो लोग गुफा के अंदर मौजूद हैं? अंगरक्षक कहता है नहीं मालिक, हमें तो वो वहाँ नहीं दिखे। इस पर डेविड कहता है वैसे तो मेरी माँ अमांडा किसी को वहाँ से वापस नहीं आने देती, लेकिन अगर किसी तरह वो लोग वहाँ गए और वहाँ से राजकुमारी को बचाकर लाने में कामयाब भी रहे तो तुम उन्हें यहाँ जिंदा वापस मत आने देना, क्योंकि इस राजगद्दी को पाने की मैं कई सालों से तैयारी कर रहा हूँ। दूसरी ओर गुफा के अंदर ये तीनों अलग अलग रास्तों से होकर एक वीरान महल के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाते हैं, जबकि इधर राजा मैक्स के महल में वो सत्ता पर राजा की पकड़ कमजोर होते देखकर तथा राज्य की अर्थव्यवस्था बिगड़ते हुए देखकर महल की कीमती चीजें चुराकर वहां से भागने लगते हैं। इस सबसे अनजान बेचारा अपाहिज राजा अपनी इकलौती बेटी की चिंता में डूबा हुआ होता है। इधर जिनी गुफा के अंदर बने महल के एक ऐसे कमरे में जाती है जिसके बगल के कमरे में अमांडा की जादुई चिड़िया गा रही होती है। उसे सुनते ही जिनी भ्रम में पड़ने लगती है। वहीं बॉब उस रहस्यमयी जगह के एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहां पहले से आए हुए राजा मैक्स के सैनिक और योद्धा भ्रम में अपनी सुध-बुध भुलाए बैठे हुए होते हैं। उन्हें देखकर बॉब ये समझ जाता है कि भ्रम में पड़ने की वजह से ही यहाँ आने वाला कभी वापस नहीं लौट पाता। अगले सीन में फिर से राजा मैक्स का महल दिखाया जाता है, जहां जब राजा द्वारा बुलाने पर उसके सेवक उसके पास नहीं आते तो डेविड उससे कहता है महल में जो थोड़े बहुत सेवक बचे भी थे वो भी यहाँ से भाग गए, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम अब राजा बनने के काबिल नहीं रहे। मैक्स कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो तुम्हें तो मेरा सहयोग करना चाहिए और यहाँ से जाकर मेरी बेटी की खोजबीन करना चाहिए। धूर्त डेविड कहता है मैं उसकी खोज करूंगा और फिर उससे शादी करके इस राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा, क्योंकि इस पर मेरा हक है। उसकी ऐसी बातें सुनकर नाराज मैक्स उससे कहता है तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैंने और मेरे पिता ने तुम्हें अपने परिवार जैसा रखा और तुम आज ऐसी गद्दारों जैसी बातें कर रहे हो। इस पर डेविड कहता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और ये राजगद्दी में लेकर ही रहूंगा। अगले सीन में फिर से अमांडा की गुफा दिखाई जाती है, जहाँ जिनी चिड़िया की गीत की वजह से एक ऐसे भ्रम रूपी कमरे में पहुंच जाती है जहाँ उसे राजसी श्रृंगार की वस्तुएं और कपड़े दिखते हैं। वो सब देखकर वो उसी भ्रम में फंस जाती है। वहीं बॉब एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जिसमें एक बड़ी घड़ी की मशीन रखी हुई होती है। उस मशीन को मरम्मत की जरूरत होती है। बॉब भी चिड़िया के गीत के प्रभाव में ही होता है, इसीलिए उसे भी इस बात का एहसास नहीं होता कि वो एक भ्रम में जी रहा है। अमांडा ये सब जानती है, इसीलिए वो पहले बॉब के पास जाकर उससे कहती है ये खास घड़ी मैंने बनवाई थी, तुम इसे देखकर सीखते रहो, इससे तुम्हें खुशी मिलेगी, पर इसकी मरम्मत करके इसका समय कभी सही मत करना। भ्रम में पड़ा बॉब उसकी ये चालबाजी नहीं समझ पाता और उसकी बात मानकर वहीं फंस जाता है। इसके बाद वो जिनी के पास जाती है और माया जाल में फंसी जिनी से कहती है इस कमरे में दुनिया भर के वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं मौजूद हैं, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम यहाँ हमेशा खुश रहोगी। तो भ्रम में पड़ी जिनी उसकी चालाकी समझे बिना ही उसकी बात मानकर वहाँ फंस जाती है। इधर राजा के महल में डेविड अपाहिज राजा को मारकर उसकी गद्दी हथियाने के चक्कर में होता है, इसीलिए उसको बहुत बुरी तरह परेशान कर रहा होता है। राजा उससे कहते हैं बिना पैर के भी मैं तुमसे लड़ सकता हूँ, पर क्या पैर के साथ तुम्हें मुझसे लड़ने की हिम्मत है? अगर है तो मुझे भी एक तलवार दो। इससे जोश में आकर डेविड उसे भी तलवार दे देता है, जिसके बाद दोनों में तलवार की लड़ाई शुरू हो जाती है। उठ ना पाने के बावजूद भी राजा उसे पूरी जी जान लगाकर लड़ रहा होता है। हालांकि दुष्ट डेविड उसकी लाचारी का फायदा उठाते हुए उस पर पीछे से भी तलवार से हमला करते हुए उसे घायल करने लगता है। इसके अगले सीन में जिनी को दिखाया जाता है, जिसे बूढ़े की बात याद आती है तो वो जादुई पिन अपनी उंगली में चुभाकर कहती है अमांडा का मायाजाल टूट जाए और मेरे तथा मेरे साथियों का भ्रम भी खत्म हो जाए। उसके ऐसा कहते ही अमांडा का मायाजाल टूट जाता है, जिससे बॉब जादुई घड़ी की मशीन बनाना शुरू कर देता है, पर उसे मशीन की तकनीकी कमी नहीं पता लग पा रही होती, इसीलिए वो बूढ़े द्वारा दिए गए जादुई लेंस का प्रयोग करता है। उस लेंस का प्रयोग करते ही उसे मशीन की कमी का तुरंत पता लग जाता है और वो बहुत सरलता से ही घड़ी की मरम्मत कर देता है। उस घड़ी का समय सही होते ही उस रहस्यमय गुफा का तिलिस्म भी टूट जाता है। दूसरी ओर महल में डेविड मैक्स को मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, जबकि इधर गुफा में मार्टिन चिड़िया के गीत से बार बार उत्पन्न हो रहे भ्रम को तोड़ने के लिए जादुई कपड़े से चिड़िया के पिंजरे को ढक देता है। उसके ऐसा करते ही गुफा में मौजूद सभी लोग पूरी तरह सामान्य हो जाते हैं। फिर मार्टिन राजकुमारी को ढूंढकर उन्हें भी आजाद कर देता है। इस सबके दौरान ही अंधा बूढ़ा अमांडा के पास आता है और उससे कहता है तुम मेरी पत्नी थी, पर तुम धोखे से राजा को फंसाकर उनकी रानी बनना चाहती थी। जब राजा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे श्राप दे दिया, यहाँ तक कि तुमने धोखे से मेरी शक्तियाँ चुराकर मुझे अंधा कर दिया और फिर हमारे बच्चे डेविड को हथियार बनाया। तुम्हारी वजह से वो शैतान से भी ज्यादा बुरा बन गया है। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम्हारा तिलिस्म कोई नेक दिल वाला इंसान ही तोड़ेगा, और समय का चक्र देखो, आज तुम्हारा सारा मायाजाल खत्म हो गया है तथा मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल गई हैं। ये कहकर वो सिद्ध बूढ़ा जैसे ही अपनी
अपनी आंखों की पट्टी हटाता है, वैसे ही अमांडा भस्म हो जाती है। हालांकि अमांडा के भस्म होते ही उसकी वो गुफा भरभरा कर गिरने लगती है, तो सभी लोग बचने के लिए जल्दी से वहाँ से बाहर की ओर भागते हैं, जिसमें कि पहले से कैद सैनिक और योद्धा भी शामिल होते हैं। आखिरकार कुछ देर की जद्दोजहद के बाद ही ये सभी लोग गुफा से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में राजा का महल दिखाया जाता है, जहाँ जब डेविड अपाहिज राजा को मारने में कामयाब नहीं हो पाता तो वो पक्षी के गीत के इस्तेमाल से राजा को बेबस करने लगता है। इधर मार्टिन सभी लोगों के साथ वापस नगर तक पहुंच जाता है। वहाँ नगर की महिलाएं जब कई सालों से गायब अपने पुरुषों को देखती हैं, तो वो उन्हें खुशी से गले लगा लेती हैं। इधर महल में डेविड जिस तलवार से राजा को मार रहा होता है, राजा उसी की नोक डेविड के पेट में घुसा देते हैं, जिसमें कि डेविड मारा जाता है और राजा खुद बुरी तरह जख्मी होकर गिर जाता है। अब तक राजकुमारी, मार्टिन तथा उसके सभी साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। घायल राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। फिर कुछ दिनों तक चले इलाज के बाद राजा पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अब क्योंकि मार्टिन ने अपनी बहादुरी से राजकुमारी को बचाया था, इसीलिए राजा उसकी शादी अपनी बेटी से कर देते हैं तथा बॉब और जिनी आपस में शादी कर लेते हैं और इस तरह फैंटेसी फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।